देखिए नेक्स्ट प्रोविज़न है अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर। तो अपॉइंट कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर इन एडिक्वेट नंबर। उपयुक्त सरकार पर्याप्त संख्या में निरीक्षक की नियुक्ति करेगी, समझे। हु शैल बी पब्लिक सर्वेंट। और ये इंस्पेक्टर कौन होंगे? ये पब्लिक सर्वेंट होंगे, लोक सेवक होंगे। यानी किसी प्राइवेट आदमी को, कोई प्राइवेट आदमी है वो ये पावर नहीं दीजिए, यानी उसको इंस्पेक्शन के लिए ऑथराइज नहीं कीजिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि कितना आपके यहाँ एस्टेब्लिशमेंट है। और रियलिटी ये है कि इंस्पेक्टर की बहाली वाला नहीं करता कोई भी गवर्नमेंट जो है इस कानून के लिए अंतर्गत इंस्पेक्टर की बहाली नहीं करती है, समझे। ये भी पावर दिया जाता है, ऑथराइज कर दिया जाता है, किसी को डेलीगेट कर दिया जाता है। और कोई कर्मचारी को, और ज़्यादातर आपको लेबर डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर होते हैं या लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं वही इंस्पेक्टर का काम करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट। उन्हीं को इंस्पेक्शन के जिम्मेवारी दी जाती है, इनकी अलग से बहाली नहीं किया जाता है। कहीं कहीं लेबर सुप्रिटेंडेंट को भी दे दिया जाता है, उससे नहीं हुआ तो दूसरे सिविल सर्वेंट को दिया जाता है, जैसे BDO है या SDO है, समझे। आजकल रेवेन्यू ऑफिसर है, ये सब को भी ये पावर दे देता है इंस्पेक्शन का। ये इंस्पेक्टर का रियल सेंस में बहाली नहीं होता है, लेकिन जो कानून कहता है वो कहना है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर इन एडिक्वेट नंबर हु शैल बी ए पब्लिक सर्वेंट। तो ये लोक सेवक होंगे, ठीक है। अगला है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट रिहैबिलिटेशन फंड। बाल एवं किशोर पुनर्वास कोष, बाल एवं किशोर पुनर्वास कोष, इसका गठन करना है। ये गठन किसको कहाँ करना है? एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। और वन फॉर मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट्स। नहीं, प्रत्येक जिला में कीजिए या एक से अधिक जिला के लिए एक कर दीजिए। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, DM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और इसके चेयरपर्सन होंगे। तो इसको ऐसे कहेंगे, द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट रिहेबिलिटेशन फंड शैल बी कंस्टिट्यूटेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और वन फॉर मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी चेयरपर्सन ऑफ द फंड, ठीक है। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कहता है, उपयुक्त सरकार को कानून कहता है कि आप एवरी चाइल्ड और एडोलेसेंट, प्रत्येक बालक या किशोर के लिए 15,000 रुपया इस फंड में दीजिए, कंट्रीब्यूशन देना है।
यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल कंट्रीब्यूट ₹15,000 फॉर ईच चाइल्ड और एडोलेसेंट वर्कर या लेबर। प्रत्येक बाल एवं किशोर श्रमिक के लिए उपयुक्त सरकार 15,000 रुपया इस कोष में अनुदान देगी। ठीक है। और अलॉन्ग विथ द अमाउंट ऑफ फाइन shall be also deposited, amount of fine जो है shall be also deposited in the fund, ये भी जो है डिपॉजिट होगा, जो फाइन का पैसा है वो भी डिपॉजिट होगा इसी फंड में। और इस फंड का यूटिलाइजेशन होगा चाइल्ड और एडोलेसेंट के रिहेबिलिटेशन के लिए। ठीक है, उनके पुनर्वास के लिए ये खर्च होगा। अब है कि कितने बालक और किशोर श्रमिक काम कर रहे हैं या बालक आइडेंटिफाई हो करके रिहेबिलिटेट हुए, या कितने एडोलेसेंट जो है एम्प्लॉय हुए हैं, इनका सबसे पहले क्या चाहिए? लिस्ट चाहिए, लिस्ट चाहिए। और पूरे देश में अगर स्टडी कीजिएगा तो ये लिस्ट ही अवेलेबल नहीं है, लिस्ट ही अवेलेबल नहीं है। जब लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन देना, उसके रिहेबिलिटेशन पर खर्च करना, समझे, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और जिस स्टेट में लिस्ट है, रजिस्टर्ड लिस्ट है, क्योंकि कहता है ना कि जिस दिन आप एडोलेसेंट को एम्प्लॉय कर रहे हैं उसके विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज इसकी सूचना इंस्पेक्टर को देना है। जैसे सूचना दे दी है वो लिस्टेड हो जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयर जो है वो सूचना ही नहीं देता है, और सूचना जब नहीं देता है तो परफेक्ट लिस्ट नहीं संभव है, समझे। और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेक कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, ये सब कीजिए। तो इतना गवर्नमेंट के पास हैंड्स नहीं है कि ये संभव हो सके, समझे। तो जो देता है इंस्पेक्टर सूचना, उसी के आधार पर तो हम लोग देख लिए कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड। और इसमें ही था कि प्रत्येक ज़िला में या एक से अधिक ज़िला के लिए एक बनाएंगे, और वो डीएम इसका इंचार्ज होता है। और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें 15,000 रुपया कंट्रीब्यूट करती है फॉर एवरी चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर, और साथ में अमाउंट ऑफ फाइन भी इसमें आता है। और ये यूटिलाइज होगा वहीं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर के रिहेबिलिटेशन पर इसको यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। गलतियाँ एवं दंड या गलती एवं दंड। देखिए, इसमें पहला प्रावधान है कि चाइल्ड के एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। चाइल्ड कहा गया बिलो द एज ऑफ एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज, या बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, नहीं, या बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। अब ये चाइल्ड को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा अगर ये आइडेंटिफाई हो गया कि कोई एम्प्लॉयर ने चाइल्ड को एम्प्लॉय किया है, यानी इफ एनी एम्प्लॉयर हैज एम्प्लॉयड चाइल्ड लेबर। तो वैसी स्थिति में अगर चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय किया गया, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कर लिया, तो वैसी स्थिति में ₹20,000 मिनिमम टू ₹50,000 20,000 रुपया से 50,000 रुपया तक फाइन हो जाएगा, या या 6 months to
या 6 मंथ्स टू 6 माह से लेकर 2 इयर्स का इम्प्रिजमेंट जेल होगा। और बोथ यह दोनों हो सकता है। आपको 20,000 से 50,000 तक का फाइन हो सकता है, मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 50,000, ठीक है। और मिनिमम 6 माह का जेल और मैक्सिमम 2 साल का जेल, या दोनों, फाइन भी कर देगा, जेल भी कर देगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इफ़ एनी एम्प्लॉय या इफ़ चाइल्ड लेबर इज एम्प्लॉयड बाय एनी एम्प्लॉयर, then a fine of ₹20,000 to 50,000 or an imprisonment of 6 months to 2 years or both shall be imposed। क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि नहीं कीजिए, आपने एम्प्लॉय किया तो थोड़ा पनिशमेंट क्या होगा, रिजिड होगा। और यही सिमिलर पनिशमेंट है, सिमिलर पनिशमेंट है यही सिमिलर पनिशमेंट आपका है कि जो भी प्रोहिबिटेड ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस में एडोलेसेंट को एम्प्लॉय किया जाता है। यही सिमिलर पनिशमेंट है। तो जो हम शेड्यूल देखे हैं कि शेड्यूल में 3 नाम है, एक नाम है माइंस, दूसरा नाम है हैजार्डस प्रोसेस और तीसरा नाम है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और एक्सप्लोसिव, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक। तो ये तीनों से रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशन है या प्रोसेसेस है, समझे, ये तीनों वाला, वहाँ अगर एडोलेसेंट को एम्प्लॉय करते हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, प्रतिषेध किया गया है, तो फिर से सिमिलर पनिशमेंट होगा कि ₹20,000 to 50,000 फाइन होगा, या आपका 6 मंथ्स टू 2 इयर्स जेल होगा, या दोनों होगा। अगर इसको एनालाइज कीजिएगा, इसका एनालिसिस कीजिएगा, तो देखिएगा कि दोनों केस में मिनिमम अगर बोथ करते हैं, ये बोथ करते हैं तो मिनिमम 20,000 का फाइन होगा प्लस मिनिमम 6 मंथ्स का जेल होगा, और मैक्सिमम देखिएगा तो मैक्सिमम 50,000 का फाइन होगा और प्लस 2 इयर्स का जेल होगा, 2 इयर्स का जेल होगा। तो ये मिनिमम इतना होगा और मैक्सिमम ये हो सकता है, ठीक है। अब एक रिपीटिशन टर्म आता है, रिपीटिशन यानी कि आफ्टर कन्विक्शन दोष सिद्धि हो गया, उसके लिए पनिशमेंट मिल गई और उसको रिपीट कर दिया जाए। तो जब रिपीट करते हैं कोई भी ऑफेंस को, तो वहाँ पनिशमेंट थोड़ा सा रिजिड होना चाहिए, नहीं तो आदमी हैबिचुअल हो जाता है। तो अगले एक बात कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर रिपीट करता है इस केस में
दो सिद्धि हो गई और दो सिद्धि के बाद वह रिपीट करता है। तो दो तरह का टर्म कानून में तो नहीं है, लेकिन जान लीजिए ओनली फॉर नॉलेज कि अगर कोई कन्विक्टेड ऑफेंस है और उसी ऑफेंस को विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years हम रिपीट करते हैं तो वह रिपीटेशन माना जाएगा। अगर कोई ऑफेंस हुआ, उस ऑफेंस का दो सिद्धि हो गई और उस ऑफेंस को 2 साल के अंदर फिर से कर दिए, सिमिलर नेचर का ऑफेंस, तो वो रिपीटेशन होगा। अब क्वेश्चन आता है, इफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years द कन्विक्टेड ऑफेंस इज अगेन रिपीटेड बाय द पर्सन, यानी कि अगर जो सिद्धि वाला जो गलती है उसको 2 साल के बाद फिर से दोहराता है, तब क्या होगा, समझे? तो 2 साल के बाद अगर रिपीट करते हैं तो वह डिस्क्रिशन होता है ऑथोरिटी का। वो ऑथोरिटी चाहे तो उसको नया ऑफेंस भी कंसीडर कर लेगा और अगर चाहे तो रिपीटेशन ही कंसीडर कर लेगा। लेकिन अगर विद इन 2 years होता है तो ऑथोरिटी बाउंड है, उसको रिपीटेशन ही कंसीडर करेगा। और 2 साल के बाद अगर उसको रिपीट करते हैं तो उसको नया भी माना जा सकता है, समझे? या ऑथोरिटी अगर चाहे तो उसको रिपीटेशन भी मान लेगा, उस विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, समझे? तो ये नॉर्मल फार्मूला है। अब यहाँ देखिएगा कि अगर कोई कन्विक्टेड ऑफेंस को कोई एम्प्लॉयर रिपीट कर रहा है, कन्विक्टेड ऑफेंस क्या है कि चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय नहीं करना है, आपने एम्प्लॉय कर लिया। एडोलेसेंट को जो हजार्डस ऑक्यूपेशन या प्रोसेसेज हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड ऑक्यूपेशंस या प्रोसेसेज हैं, वहाँ एम्प्लॉय नहीं करना है, आपने कर लिया और उसकी 2 सिद्धि हो गई और फिर से वही गलती आप कर दिए, समझे? तो उसी 2 ऑफेंस में रिपीटेशन की बात आती है। तो वहाँ अगर रिपीट करते हैं तो 1 year to 3 years का इम्प्रिजमेंट होगा। एक साल से 3 साल की जेल होगी। यहाँ कोई मॉनेटरी फाइन नहीं है, कोई मॉनेटरी फाइन नहीं है, जेल जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जबकि पिछले में क्या था कि 20,000 टू मैक्सिमम 50,000 का फाइन भी देकर बच सकते थे, समझे? अगर रिजिड अथॉरिटी है तो वो जेलों भेज सकता था 6 माह कम से कम, मैक्सिमम 2 साल का, या दोनों कर सकता था। लेकिन ऐसे यहाँ ओनली जो है आपका इम्प्रिजमेंट है। अगर रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस है वहाँ कोई मॉनेटरी नहीं है कि पैसा दे करके आप बच जाए। अगला कंडीशन है इसमें, जैसे कानून कहता है कि स्प्रेड ओवर कितना होगा, 6 hours, स्प्रेड ओवर होगा 6 hours, यानी किसी भी एडोलेसेंट को आप एक दिन में मैक्सिमम 6 hours उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं। लेट कि वह एम्प्लॉय कर लिया 6.5 hours, 6.5 घंटा एम्प्लॉय कर लिया, तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं हुआ। 6 hours तो आप परमिट किए, आधा घंटा का ना गलती किया, आप तो पहले एम्प्लॉय होने के लिए परमिट तो करिए की है। अगर रेस्ट इंटरवल इसी तरह से देखिए, रेस्ट इंटरवल जो है 1 hour का है, किसी ने 45 मिनट्स रेस्ट इंटरवल दिया, 45 मिनट रेस्ट इंटरवल दिया, 45 मिनट्स, ये भी बहुत सीवियर नेचर का ऑफेंस नहीं है, समझे? तो अब कानून कहता है कि इन अदर केस या केसेस, अन्य यानी कि इन केस ऑफ कंट्रावीन, इफ एम्प्लॉयर कंट्रावीन द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अगर कोई एम्प्लॉयर है वह कानून के अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता हो,
चाहे वो स्प्रेड ओवर में कर दे, चाहे वो रेस्ट इंटरवल में कर दे या अन्य में करे। तो वैसी स्थिति में अब पिछला पनिशमेंट जो था वो पार्ट 2 चैप्टर जो पार्ट 2 था प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट उससे रिलेटेड था, और ये जो पेनल्टी है वो पार्ट 3 में जो प्रोविज़न है रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट उससे रिलेटेड है, समझे। तो पार्ट 2 जो है वो थोड़ा सा रिजिड प्रावधान है और पार्ट 3 जो है थोड़ा लिबरल उसमें है। तो यहाँ कहता है इन अदर केस है, यानी कि इफ एम्प्लॉयर कंट्राविंस एनी अदर प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, तो यहाँ जो है वह अप टू ₹10,000 10,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है और इम्प्रिजमेंट होगा अप टू 1 मंथ, जेल हो सकता है 1 माह तक का, या बोथ हो सकता है और बोथ हो सकता है। तो ये हमारा ऑफेंस एंड पेनाल्टी का प्रोविज़न है। देखिए आलोचना एवं सुझाव यह अपना चीज़ है, यह कानून का पार्ट नहीं है, समझे। पहला आलोचना है लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। उचित कार्यान्वयन का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, उचित कार्यान्वयन का अभाव। आज भी जब रिपोर्ट देखिएगा तो आता है कि भारत में इतने करोड़ चाइल्ड लेबर हैं। तो अगर ये कानून ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट रहता तो चाइल्ड लेबर नहीं रहते हैं, इसलिए कि बिलो 14 ईयर्स के एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, प्रतिबंधित उसको कर दिया गया है। हमें 14 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति नियोजित नहीं होगा। यानी इस कानून का उचित ढंग से कार्यान्वयन आज भी नहीं है। सजेस्ट करना है तो कहिएगा कि देयर शुड बी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, यानी कानून का उचित कार्यान्वयन होना चाहिए, ये सजेशन हो गया। तो आज भी, और इसके पीछे बहुत सारा फोर्स है, फैक्टर है। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, उसके बाद पॉवर्टी फैक्टर है, पॉवर्टी। और इवन कि देखिएगा कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड के जो चेयरपर्सन होते हैं या एक उड़न दस्ता होता है, ये सब देखिएगा, और डीएम के अधीन चलता था, समझे। चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन चलता था, बाल श्रमिक पुनर्वासन चलता था, ये सब वो डीएम ऑफिस उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है। और उसी डीएम ऑफिस में 8 साल 9 साल का बच्चा चाय लेके पहुंचाने जाता है। तो जिसको इतना जिम्मेवारी दिया गया उसी को ऑफिस में बचवा चाय लेके जा रहा है। तो यही इसका सफलता की दर बता देता है। ये भी कानून अगर इसका रियल इवैल्यूएशन कीजिएगा तो 99% ये कानून फेल है, मात्र 1% सक्सेस है। और कहाँ कानून के सक्सेस अगर कराना है तो मैक्सिमम लेवल पर तो पॉवर्टी एबॉलिश कर दीजिए, गरीबी उन्मूलित कर दीजिए। जितना गरीबी उन्मूलित कीजिएगा उतना ही ये कानून का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, समझे। और इसके अलावा जो फैक्टर है, यानी 100% तो एबॉलिश संभव नहीं दिखाई देता है नियर फ्यूचर में, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज ये सक्सेस हो सकता है अगर हम गरीबी को ग्रेजुअली जो है एलिवेट कर दें या रिमूव कर दें तो ये हो जाएगा, इरेडिकेट कर दें, हो जाएगा। दूसरा,
inadequate number of inspectors. निरीक्षकों की अपर्याप्त संख्या दूसरा फैक्टर है कि निरीक्षक की संख्या पर्याप्त नहीं है। कई पिछले बार बताया है पिछले प्रावधान में कि यह निरीक्षक अलग से अपॉइंट नहीं होता है। लेबर डिपार्टमेंट या अन्य जो सिविल सर्वेंट होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उन्हीं को ये ऑथराइज कर दिया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। तो उनका रूटीन वर्क अलग है और एक एडिशनल वर्क है। तो पहले आदमी रूटीन वर्क पर ध्यान देता है, एडिशनल वर्क को बाद में। और इसके लिए बिना फील्ड विजिट आप संभव नहीं है कि चाइल्ड लेबर को आइडेंटिफाई कीजिए, एडोलेसेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके डॉक्यूमेंट्स को देखिए। जब तक फील्ड विजिट नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये अपना रूटीन वर्क करते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट का कुछ स्पेशल मुहिम चलता है, समझे। बाल श्रमिक को चिन्हित करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उड़न दस्ता बनाया था। कुछ समय उड़न दस्ता खूब मूव कर रहा था, चाइल्ड लेबर को रिहेबिलिटेट कराएं, पुनर्वासित कराएं। लेकिन वो उड़न दस्ता जब घूमता था, खबर हो जाता था मोबाइल का युग है, टेलीकम्युनिकेशन फास्ट है, सब अपना अपना बच्चा आ जाता था। और जैसे उड़न दस्ता चला गया फिर से बच्चा आके एम्प्लॉय हो गया, काम करने लगा। तो बैड लक जिसका रहा वो पकड़ा गया ऑन स्पॉट। उसमें भी वो बचा देता था, आगे बताएंगे कैसे बचाता था। तीसरे प्रावधान पर हम लोग देख लेंगे। पारिवारिक सदस्यों द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों को छूट। पारिवारिक सदस्यों द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों को छूट, समझे। एडोलेसेंट को तो छोड़ दीजिए, उसको फैक्ट्रीज माइंस तक ही, फैक्ट्रीज में तो एम्प्लॉय होता ही है, माइंस में एम्प्लॉय नहीं किया जाता है, समझे। तो एडोलेसेंट को हटा दें। चाइल्ड लेबर भी एम्प्लॉय है जिसको टोटली रिस्ट्रिक्ट किया गया है, समझे। तो एक ये लूप होल मिलता है कि जैसे किसी दुकान पर 2 चाइल्ड लेबर है तो वो जो स्कूल का टाइमिंग है उसी समय नहीं एम्प्लॉय नहीं होगा, समझे। स्कूल के टाइमिंग के बाद एम्प्लॉय हो ही जाएगा पारिवारिक सदस्य बन के, पारिवारिक सदस्य बन के एम्प्लॉय हो जाएगा। तो स्कूल 7 बजे से चलता है, 7 से 12, 5 घंटा। तो कोई भी दुकान जो है 10-11 बजे के पहले खुलता नहीं है, 12 बजे के बाद एम्प्लॉय हो जाएगा। और बता देगा कि मेरा भतीजा है तो मेरा भगना है तो मेरा ये है, पारिवारिक सदस्य बना देगा। तो ये पारिवारिक सदस्य द्वारा संचालित जो प्रतिष्ठान है वहाँ बच्चा को रखने का रिलैक्सेशन है, समझे। तो बच्चा तो रहता ही है, वहाँ भी इसको रख दिया जाता है। अब कोई बहुत पीछे पड़ता है, आपके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा फाइट करेगा तभी वो आइडेंटिफाई हो करेगा, पनिशमेंट होगा, अदरवाइज वो इस आधार पर बच जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है। अगला है कि इनके लिए लैक ऑफ वेलफेयर फैसिलिटी। कल्याण सुविधा का अभाव।
पहले देखिए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगर चाइल्ड लेबर का स्टडी कीजिएगा तो चाइल्ड लेबर पब्लिक सेक्टर में नहीं है, चाइल्ड लेबर ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम मिलेंगे। चाइल्ड लेबर ज़्यादा मिलते कहाँ हैं? प्राइवेट सेक्टर में, और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अनऑर्गेनाइज में मिलेगा, यहाँ चाइल्ड लेबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन मिलेगा? एडोलेसेंट मिलेगा। एडोलेसेंट मिलेगा। तो एडोलेसेंट को हजार्डस प्रोसेसेज या ऑक्यूपेशन में काम नहीं कराइए, माइंस एक्ट में माइंस से नहीं एबॉलिश कर दिया कि हम नहीं रखेंगे, नहीं। एक्सप्लोसिव या इनफ्लेमेबल में काम नहीं कराइए, तो ये नहीं होता है। बेसिकली ये एक्सप्लोसिव, जैसे पटाखा वगैरह इंडस्ट्री है, पटाखा इंडस्ट्री में आज भी चाइल्ड लेबर देखिएगा, समझे। ताला बनाने का इंडस्ट्री है, समझे। ब्रास जो पीतल का जो आइटम्स बनते हैं उस इंडस्ट्री में, यहाँ सब जगह चाइल्ड लेबर मिलेगा, समझे। कारपेट वीविंग का इंडस्ट्री है, सब जगह चाइल्ड लेबर मिलेगा। तो ज़्यादातर जो है वो सीवियर प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर का। आज भी देश में करोड़ों की संख्या में चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय है, जबकि ये कानून जो है वो 100% कहता है कि चाइल्ड लेबर को हम एम्प्लॉय करेंगे ही नहीं, समझे। तो ये एम्प्लॉय है या एडोलेसेंट एम्प्लॉय है, तो इनके लिए इस कानून में कोई स्पेसिफिक वेलफेयर फैसिलिटी की बात नहीं किया, जैसे कैंटीन, क्रेच या क्रेच नहीं तो कुछ दूसरा हो, ड्रेस वगैरह की बात, स्नान की सुविधा, ये सब कुछ नहीं कहा। फर्स्ट की भी बात नहीं किया, नहीं। मेडिकल फैसिलिटी की भी बात नहीं किया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बात नहीं किया, हाउसिंग फैसिलिटी की बात नहीं किया, समझे। कुछ नहीं, यानी इस कानून में कुछ वेलफेयर फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। और एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। कर दीजिए बेटर सोशल सिक्योरिटी। बेहतर सामाजिक सुरक्षा का अभाव। इसमें क्या कहता है? चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड की बात करता है, समझे। रिहेबिलिटेशन फंड, वो भी उसका ऑनर है गवर्नमेंट। वहाँ चाहिए आपको क्या? लिस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंस्पेक्टर को नोटिस दिया जाइएगा तभी वो लिस्टेड होगा। लिस्टेड है नहीं तो वैसी स्थिति में एम्प्लॉयर ही होल एंड सोल होता है, वो लिस्ट भेजेगा तब ना वो पैसा मिल पाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला लिस्ट भेजता नहीं है। आप दुकान प्रतिष्ठान में देखिए, जब एम्प्लॉयर चाहता है तभी टर्मिनेट कर देता है। अगर लिस्ट भेज दिया, रजिस्टर मेंटेन कर लिया तो उसको टर्मिनेट करना क्या होगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा, समझे। तो मौखिक कानून चलता है एम्प्लॉयर का, समझे। तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऑर्गेनाइज्ड हैं, वहाँ तो थोड़ा सा रिलीफ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज्ड है वहाँ चाइल्ड को एम्प्लॉय भी करता है और कोई उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं रहता है उनके पास, समझे।
वो कभी कोई प्रूफ ही नहीं देता है, समझे, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं उनको देता है, कोई जॉब सर्विस कार्ड नहीं देता, एम्प्लॉयमेंट कार्ड या जॉब कार्ड कुछ नहीं प्रोवाइड करता, समझे। तो ये सब कंडीशन है, इसमें थोड़ा सामाजिक सुरक्षा की बात होनी चाहिए, समझे, कि ये व्यवस्था एम्प्लॉयर को करना होगा। तो ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक जानिएगा कि चाइल्ड लेबर को यहाँ वेलफेयर फैसिलिटी में ही मेडिकल फैसिलिटी की बहुत नितांत आवश्यकता है, समझे, मेडिकल फैसिलिटी और हाउसिंग फैसिलिटी, समझे, इस कानून में ज़रूर होना चाहिए, जबकि इसकी कहीं व्यवस्था नहीं, ठीक है। तो इसको जस्ट उलट